नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है घनेंद्र कुमार वर्मा और आप सभी मुझे अब्दुल वर्मा के नाम से जानते हैं। 1988 में जन्मा एक हिंदू परिवार में। उसके बाद मेरा लालन पालन बड़े ही प्यार से हुआ, बड़ी उपेक्षाओं के साथ हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में बड़े पुत्र को बड़ी उपेक्षाओं से उसका लालन पालन किया जाता है कि वो बड़ा होगा और हमारे लकड़ी का सहारा बनेगा, हमारा आगे सपोर्ट करेगा। ऐसी ही परिस्थितियां रही हमारे भी साथ। कुछ उपेक्षाएं थी हमारे परिवार की, उन उपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरसक प्रयास किया मैंने, लेकिन सन 2004 जब मैं हाई स्कूल में था, वो समय ऐसा होता है कि उसी समय किशोरावस्था में जितने भी परिवर्तन होने होते हैं वो सभी होने लगते हैं। 2005 में जब मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी तो कला विषय में रुचि विशेष ज्यादा नहीं थी कि मैं उसमें अपना फ्यूचर बना, लेकिन ये भी नहीं था कि मैं उसके बारे में सोचूंगा। अपनी कक्षा के कई सहपाठियों के प्रोजेक्ट कार्य करना, ड्राइंग के कई फिगर्स बनाना, इनमें सब अट्रैक्शन था हमारा। काफी मजा आता था जब पेंटिंग्स के रूप में हम छोटे छोटे आलेखन, डिजाइन्स और स्टिलाइज किया करते थे। 2005 में जब मेरा ड्राइंग में बहुत अच्छा मार्क ग्रेड आया तो इंटर में मेरे मन में ये आया कि मैं क्यों ना बायो ले लूं, क्योंकि अगर मैंने गणित विषय चुना तो जाहिर सी बात है जिसके लिए मैं जी रहा था वो मर जाएगी, कला। मैंने बायो लिया। बायो में कई सारे फिगर्स मिले, पूरी तरह से विज्ञान वर्ग जो है चित्रों पर ही आधारित है। उसके बाद जैसे ही 2007 में मैंने इंटर पास किया, हालांकि मैं आपको ये बताना भूल गया कि 2005 में मैंने हाई स्कूल पास किया था, प्रवेश मेरा 2004 में हुआ था, उसमें मैं फेल हो गया था। कोई बड़ी बात नहीं है, सभी हो जाते हैं। हालांकि मुझे सीखने को मिला, 2 बार ड्राइंग करने को मिली, हाथ और परिपक्व हो गया। 2007 में इंटर पास किया। उसके बाद पिताजी ने मेरा दाखिला करा दिया मैनेजमेंट कोर्स में, बाबू बनारसी दास बीबीडी में। 3 साल मैंने वहां पर अध्ययन कार्य किया। हालांकि 3 साल पूरे नहीं हुए, 5वां सेमेस्टर चल रहा था कि मेरा जो मन था वो टूट गया था। मेरा मन नहीं लग रहा था वहां पर। मेरा मन यही लग रहा था कि मैं किसी चीज से बहुत दूर ही, वही पुराना तरीका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, उसको उन्होंने नए मॉडिफिकेशन उसमें चेंजेस किए, नयापन लाए और आधुनिक कला की ओर बच्चों को प्रेरित किया। वहां पर मेरा एक इंडिविजुअल एक टेक्निक बना जो पिकासो की पेंटिंग से प्रेरित था और कंटेम्परेरी। मैंने एब्स्ट्रैक्ट और क्यूबिज्म को एक में मर्ज किया और पेंटिंग क्रिएट करना शुरू किया। उसको नाम दिया विशाल सर ने क्यूबिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्यूबिज्म। उसके बाद उसमें पेंटिंग करना शुरू किया। मास्टर्स मेरा इसी टेक्निक में हुआ और 2016 में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में। ये एक छोटा सा मेरा जर्नी था। इसी ड्यूरेशन में मैंने कई प्राइवेट विद्यालयों में अध्यापन कार्य भी किया, समय समय पर गेस्ट के तौर पे 2 महीने 6 महीने। उसके बाद मैं बोला वापस आ गया। मैंने TPRS स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पर टीचिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद 1 साल लगभग टीचिंग शुरू की। वहाँ पर कुछ स्थितियाँ हमारे विपरीत थी, वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक और विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू किया। फिर मैं पहुंचा दूसरे विद्यालय में, लेकिन सभी जगह पे मैं ये देख रहा था कि सभी एक ही तरह से हैं। किसी को भी एक परिपक्व ड्राइंग टीचर नहीं चाहिए, एक्सपर्ट नहीं चाहिए। सबको एक खाना पूर्ति वाला अध्यापक चाहिए जो बच्चे की ड्राइंग की बुक फिल करा दे और बस कुछ डेकोरेटिव मटेरियल करा दे, जैसे डिस्प्ले बोर्ड, टैग बोर्ड। सभी को ये चाहिए। किसी को ऐसा नहीं चाहिए कि जो हमारे यहाँ विद्यालय में आए और हमारे बच्चों को नयापन कुछ दे, कुछ नया सिखाए, जिससे हमारे यहाँ से ही कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट निकले। बहुत समय पहले मैंने सुना था कि केरला में एक चाइल्ड आर्टिस्ट था, कोची का एडमंड थॉमस क्लिंट, 6 वर्ष 11 माह की आयु में 25,000 पेंटिंग बनाई थी। शायद उनके माता पिता दूसरी सोच के थे। आज के अगर है तो शायद वो बच्चा 25,000 पेंटिंग नहीं बनाएगा, लेकिन 25,000 थीसिस जरूर लिख देगा अपने माता पिता की भावनाओं पर। क्योंकि आजकल तो इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, उसके अलावा IAS चाहिए। किसी को टीचर भी नहीं चाहिए, किसी को पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहिए, किसी को आर्टिस्ट नहीं चाहिए,
किसी को आर्किटेक्चर नहीं चाहिए, किसी को साहित्यकार नहीं चाहिए, पोएट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सबको इंजीनियर, आईएएस और डॉक्टर चाहिए। अगर ऐसा ही कहेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के कलेक्टर्स कहाँ जाएंगे, इनको संजोने के लिए कहाँ जाएंगे? क्या आप भी इसी भावना में थे? खैर ये सब चलता रहा, परिस्थितियां चाहे जैसे ही हो, लेकिन कलाकार की सोच थोड़ी ना बांधी जा सकती है। मैंने 2016 में जब वापस आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद भविष्य में अपने आप को कोसूं। मैंने बीबीए छोड़ा, मैं घर पे वापस आ गया। सभी लोगों के मुंह से सुना था कि जो कला की प्रेरणा करते हैं या कला की उपेक्षा रखते हैं या कला प्रेमी होते हैं या कला को पाने की इच्छा रखते हैं, वो अपने परिवार के इनोसेंट होते हैं। परिस्थितियां सेम वैसी ही उत्पन्न होने वाली थी कि मैं घर पे वापस आ गया। उस समय पे मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लेना बहुत बड़ी बात होती थी। पिताजी ने सारे जोर शोर से पैसा इकट्ठा किया और उसमें दाखिला दिलाया था। उनके सपनों में पानी फिर गया। कुछ समय मुझे भी बहुत खराब लगा, उन्हें भी लगा। हालांकि 2009 में मैंने एक स्कूल में जहाँ से मैं पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद बाल उद्यान, वहाँ से अध्यापन कार्य करना शुरू किया। वहाँ से पहला बैच निकला। उस पहले बैच में जो हाई स्कूल में जिस बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, 98% मार्क थे, 100 में 98 मार्क्स थे। लगभग कह सकते हैं कि 100% के समकक्ष थे। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता थी कि पहली बार मैंने अध्यापन कार्य शुरू किया और इतना बड़ा अच्छा। खैर विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने प्रतिशत अंक अर्जित किए। 2010 में मैं अपने मित्र लोकेश कुमार का प्रवेश कराने झांसी गया। वहाँ मुझे एक मौका मिला। मौका ये मिला था कि कला को जिस कला को मैं निरंतर बिना किसी डिग्री के जारी रख रहा था, उसको एक प्रमाणिक रूप देने का एक मौका मिला। वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब थे, डॉक्टर रवि नारायण गुप्ता, जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, बहुत अच्छे और इस समय वो खैरागढ़ विश्वविद्यालय में हैं। उनसे मुझे मौका मिला। उन्होंने मुझे एक बार प्रेरित किया कि तू यहाँ कैसे? हमने कहा सर एडमिशन कराने है। इनका बोले तेरे को लेना? हमने कहा सर हमारा हो गई, मेरी एज निकल गई। बोले नहीं लेना हो तो तू भी ले ले। मैंने बताया उनको अपनी परिस्थितियाँ। बोले कुछ कागज वागज दिखाएगा? तो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मैं पूरी तैयारी से था कि कहीं पर भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लूँगा। मौका मिला, रवि सर ने सपोर्ट किया, फाइन आर्ट्स में मेरा भी एडमिशन हो गया और लोकेश का भी हो गया। हम दोनों ने एक साल साथ ही साथ बिताया। उसके बाद लोकेश का एडमिशन लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में हो गया, वो वहाँ चला आया। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई वहीं से जारी रखी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। वहाँ पर कई लगभग 6 वर्ष में हमारे सामने कई अध्यापक आए और कई अध्यापक गए। उसी बीच में उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी से जुड़े हुए लालजीत अहिर जी का नाम है, उनके सुपुत्र डॉक्टर विशाल यादव वहां पर आए 2014 में। और मैं जितना अपनी तरफ से कर पा रहा हूँ, जितना मेरी कानपुर आर्ट एकेडमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की टीम कर पा रही है, उतना आपका सहयोग कर सकती है। समाज में जो भी कला के प्रति भ्रांतियां हैं उनको दूर करेंगे और कोशिश रहेगी कला और संस्कृति को एक बार फिर से एक मंच पे खड़ा करके विश्व स्तर पे लखीमपुर जिले का, उत्तर प्रदेश जिले का और भारत का गौरव एक बार फिर पर पहुंचे, वहां तक उस पे परचम लहराए। ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं बच्चों से। बाकी आप सबका जैसा सहयोग मिलता रहेगा, हमारा भी प्रयास वैसे रहेगा। संस्था भी नहीं है, ये सब चलता रहा। परिस्थितियां चाहे जैसे ही हो, लेकिन कलाकार की सोच थोड़ी ना बांधी जा सकती है। मैंने 2016 में जब वापस आया था, मैं तब अपने मित्र के साथ एक विचार किया था कि क्यों ना लखीमपुर में एक सोसाइटी बनाई जाए, एक ऐसी संस्था क्रिएट की जाए जो थारू जनजाति को, लोकल के नवोदित कलाकारों को प्रमोट करे। 2017 में लगभग लोकेश के साथ एक वार्तालाप चल रहा था फोन पे, तो उनसे मिलना भी हुआ। उसके फोन पे वार्तालाप हुआ कि एक संस्था बनाई जाए जिसमें हमारा आपका सहयोग है, क्योंकि हम जहाँ तक हैं वहाँ तक आपका सहयोग है। और इन कहीं ना कहीं मामलों में मेरी पत्नी का भी बहुत सहयोग रहा है। अगर वो चाहती तो हम जाहिर सी बात है कहीं नहीं होते, और वो चाहे तो हम यहाँ हैं। तो लोकेश से जब बात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है विचार करते हैं।
2018 होली का समय था, होली मिलन का टाइम था, जब लोकेश हमारे घर पे आए, मिले, बात हुई, तो छोटा वाला भाई भी मेरा बैठा था। तो हालांकि इस विषय पर विशेष वार्ता नहीं, तो हमने उनसे कहा कि जो स्टूडियो में चला रहा हूँ अभी 2016 से, मैं चाहता हूँ कि ये एक अकादमी के रूप में परिवर्तित हो और अभी कुछ बच्चों को जो फायदे मिल रहे हैं वो पूरे जिले के बच्चों को फायदा मिले। लोकेश भाई का सुझाव बहुत सराहनीय था कि ऐसा करिए भाई साहब, परिस्थितियां कभी भी पलट सकती हैं, क्योंकि जब कोई भी शख्स ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगता है तो उसके पैर खींचने वाले भी नीचे बैठे होते हैं। हम लोगों ने प्लान किया कि एक संस्था रजिस्टर कराते हैं, तत्पश्चात कलामपुर आर्ट फाउंडेशन का जो है गठन किया गया, उस कमेटी का गठन किया और उसको रजिस्टर होने के लिए प्रस्ताव जो है लखनऊ भेज दिया गया। वहां से रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होके आया, एक संस्था के लिए जगह चाहिए थी, उसमें छोटे वाले भैया ने हमारे बहुत सहयोग किया। उसने एक जगह देखी, उसका जो प्लाट था पहले से खरीदा हुआ पड़ा था, उस प्लाट पे उसने एक बिल्डिंग क्रिएट की। ये सहयोग है, शायद ही ऐसे प्रतिभाशाली भाई बहुत कम होते हैं। मैं बड़ा हूँ, ये जिम्मेदारी तो मेरी होती कि मैं छोटे वाले भाई के लिए कुछ करूँ, उसने मेरे लिए किया। मैं उसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ऊपर वाले से मेरी कृपा रहेगी, विनती रहेगी कि वो हमेशा हमें ऐसा ही भाई दे, भले ही कभी वो बड़ा हो, कभी हम छोटे, कभी हम बड़े, कभी वो छोटे, लेकिन ऐसे भाई का सानिध्य बहुत सौभाग्य वालों को मिलता है। एकेडमी का शुभारंभ किया गया 4 अक्टूबर 2019 को, भूमि पूजन किया गया। उसके बाद एकेडमी बन के तैयार हुई जनवरी 2020 में एकेडमी पूर्णतः बन के तैयार हो गई। हालांकि छोटी मोटी कमियां जो रहती हैं वो तो चलती रहती हैं। आज कलामपुर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कभी पहले स्टूडियो हुआ करता था, जो 17 बाई 20 के कमरे में चलने वाला एक स्टूडियो था, आर्ट स्टूडियो, जिसमें करीब 20 से 25 बच्चे बराबर अध्ययन कार्य करते थे, हमारे सानिध्य में काम करते थे। कभी कभार लखनऊ से आने वाले हमारे मित्र कलाकारों के साथ काम करते थे। वो बच्चे दूसरे स्थानों पर हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे कलाकार हैं। आज उसमें से कुछ बच्चे इस संस्था के सदस्य हैं। ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्था को बनाने में जिन बच्चों का सहयोग रहा, चाहे वो ब्रजकिशोर हो, चाहे वो राहुल सक्सेना हो, चाहे वो करमजीत कौर हो, चाहे वो प्रिया सोनी हो, जितना इन बच्चों का इस संस्था को बनाने में सहयोग रहा, उतना ही इस संस्था को जमीनी स्तर पर खड़ा करने में, जो ढांचा तैयार करने में सहयोग रहा, वो हमारे छोटे अनुज श्रीमान बीडी वर्मा का रहा। संस्था तो बन गई, तैयार हो गई। अब ये लॉकडाउन में हमारा सब तालमेल जो है वो गड़बड़ कर दिया। इसी साल हमारे यहाँ से डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स में कोर्सेज भी शुरू हुए, जिनका हमने एफिलिएशन ले रखा है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से। अब आज मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ। कलाकारी की अगर बात करें तो हमने लगभग अभी तक 14 से 15 राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप्स की, 5-6 स्टेट लेवल के एग्जीबिशन, 10 से 14 के बीच में करीब हमारी एक ग्रुप एग्जीबिशन हुई, जिनमें कुछ दिल्ली में हुई, कुछ मध्य प्रदेश में हुई, और हमने एक शो बॉम्बे में भी किया था, नेपाल में भी किया है। ऐसे तमाम जगहों पर हमने एग्जीबिशंस की, कैंप्स किए, कई जगहों पर अतिथि कलाकार के रूप में आमंत्रित भी किया। कई कला संस्थाओं ने मुझे सम्मानित भी किया, जैसे बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड, बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो वो जो अवार्ड्स दिए गए वो 32 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा कार्य करने के लिए दिए गए। ऐसे कुछ अवार्ड्स हैं, जिन मनाली में एक संस्था है विनय बैन जी की, जो उन्होंने एक कैंप किया था, उसमें भी एक सम्मान मिला था कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा